एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। मैं मनु खंडेलवाल, सीए बाय प्रोफेशन। सो गाइस, लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू इंडियाज 102 एसबीपी शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, एसबीपी मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट इज एन एग्रीमेंट इन विच एंटिटी एग्री टू पे फॉर गुड्स और सर्विस रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स और कैश अमाउंट बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। तो इसमें क्या होता है गाइस कि एंटिटी जो होती है वो क्या करती है कि गुड्स और सर्विस ले लेती है और कहती है कि हम गुड्स और सर्विस के बदले आपको हम लोग क्या करेंगे, आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर के अगेंस्ट आपको कैश दे देंगे। तो वो होता है आपका एसबीपी एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी से, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा। ठीक है, मैंने क्या खरीदा, किसी से फर्नीचर खरीदा। तो जब मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा तो मैंने कहा उस सामने वाले व्यक्ति से कि भाई मैं तुम्हें ना शेयर दे दूंगी, इसके बदले में कुछ शेयर्स दे दूंगी, इक्विटी शेयर्स अपनी कंपनी के। ठीक है, तो सामने वाला कहेगा मुझे तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके अगर मुझे इक्विटी शेयर मिल रहा है ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एसबीपी एग्रीमेंट। ठीक है, अब एसबीपी एग्रीमेंट में भी दो टाइप होते हैं आपके, एक होता है इक्विटी सेटल्ड, एक होता है कैश सेटल्ड। तो अगर मैं इक्विटी दे रही हूँ सामने वाले को तो हो जाएगा इक्विटी सेटल्ड। लेकिन मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने आपसे 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो 1 लाख के फर्नीचर के अगेंस्ट मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, मतलब मेरे जो भी एंटिटी के शेयर्स हैं उस टाइम पे जो भी, मान लीजिए मुझे आपको 3 महीने बाद पेमेंट करना है ना। तो अगर मुझे आपको 3 महीने बाद पेमेंट करना है तो 3 महीने बाद जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, मतलब जो भी नंबर ऑफ शेयर्स बन रहे हैं इस टाइम पे, और उसका जो भी प्राइस होगा मैं उस पर आपको कैश दे दूंगी। ठीक है, तो एसपीपी ट्रांजेक्शन विच विल बी सेटल्ड बाय पेइंग कैश बेस्ड ऑन एंटिटी शेयर प्राइस। ठीक है, एंटिटी की जो शेयर प्राइस है उस पर जो भी आपका प्राइस चल रहा होगा उस पर जो भी हमारा कैश आएगा हम उसको आप क्या दे देंगे, आपको दे देंगे अल्टीमेटली पैसा। ठीक है, तो दो कंडीशन में आपका पे किया जाता है, कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अकाउंटिंग फॉर एसपीपी टू एम्प्लॉइज। अगर एसपीपी की कैसे अकाउंटिंग होगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें पता करना, मतलब पढ़नी है। Grant date on which SPP plan is communicated to employee and approved by the shareholder of the company. Grant date मतलब है कि जब अनाउंसमेंट हो रहा है आपकी एसबीपी का, शेयर बेस्ड पेमेंट का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जनरली वैसे तो ये एम्प्लॉयज़ के केस में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि इस एम्प्लॉयज़ को ये सौंप देता है, तो जिसपे कि आपका डेट ऑन विच एसबीपी प्लान इज कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज़ और अप्रूव बाय द शेयर होल्डर अप्रूव कर देता है, अनाउंसमेंट डेट होती है ये। वेस्टिंग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय एम्प्लॉयज़ टू रिसीव द एसबीपी। ठीक है, इन्वेस्टिंग कंडीशन मतलब है कि आपको, जैसे मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय से कहा कि आपको 3 साल तक रुकना होगा। ठीक है, 3 साल बाद आप अपना शॉप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो 3 साल की सर्विस देनी होगी। तो वो जो 3 साल की सर्विस है वो क्या है, वेस्टिंग कंडीशन है। तो कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय एम्प्लॉय टू रिसीव एसबीपी, एम्प्लॉयज नीड टू रिमेन इन सर्विस फॉर 3 years टू बिकम एंटाइटल फॉर एसबीपी। वेस्टिंग डेट कौन सी डेट है, जहाँ पे एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो राइट होगा वो पक जाएगा बेसिकली, हिंदी में बोलूँ तो। ठीक है, तो डेट ऑन विच एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल टू एसबीपी, डेट ऑन विच वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल है, मतलब 3 साल उनको कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा 1 अप्रैल को कि 1 अप्रैल, आप जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर आप 31 मार्च 2028 तक, ठीक है, आप सर्विस दोगे, तो आप क्या हो जाएगा, तो आप एंटाइटल हो जाओगे। ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है, आप 31 मार्च 2028 को ही, मतलब आप 1 अप्रैल 2028 को ही आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, एंटाइटल हो जाओगे आप वेस्टिंग के लिए, मतलब आप अपने शॉप को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका ये वेस्टिंग पीरियड है ना, ये क्या है, आपकी वेस्टिंग डेट है। वेस्टिंग पीरियड फॉर ग्रांट डेट टू वेस्टिंग डेट। ठीक है, तो ये आपकी ग्रांट डेट, आपका अनाउंसमेंट कब हुआ, आपका अनाउंसमेंट हुआ 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और वेस्टिंग डेट क्या हो गई, आपकी ये वाली डेट हो गई। ठीक है, और ये वेस्टिंग पीरियड हो गया। ओके, एक्सरसाइज पीरियड, एक पीरियड ड्यूरिंग विच एसपीपी कैन बी एक्सरसाइज। मैंने कह दिया एम्प्लॉय से कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो ये ऑप्शन, आप शेयर्स ले सकते हो 31 मार्च 2029 तक, इन दोनों के बीच तक। ठीक है,
फिर हम आते हैं एक्सरसाइज प्राइस पे। द प्राइस एट विच एम्प्लॉय कैन परचेज शेयर इन इक्विटी सेटल एसपीपी। वो प्राइस जिस पे आप इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। मान लीजिए मार्केट में प्राइस चल रहा है 200 रुपये पर शेयर मेरा, ठीक है, और मैंने एक्सरसाइज प्राइस दिया है 100 रुपये, मतलब 100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये तो हमारा, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, 100 रुपये हम कंपनी एज अ कंपनी आपके लिए पे करेंगे, लेकिन 100 रुपये आपको पे करने होंगे, तो ये एक्सरसाइज प्राइस होगा। ठीक है, अब आता है हमारा फेयर वैल्यू ऑफ एसपीपी। हम फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमें रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटेड यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, बायनॉमियल मॉडल, ब्लॉक कॉस्ट मॉडल। तो ऑप्शन की जो वैल्यू वैसे निकाली जाती है, जो कि एसएफएम में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी दी होगी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इट विल ऑलवेज बी गिवन द क्वेश्चन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर सेटल्ड एसबीपी टू एम्प्लॉइज, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड शेयर्स एट ग्रांट डेट विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर इक्विटी सेटल्ड एसबी की बात चल रही है, तो जो ऑप्शन का फेयर वैल्यू है ग्रांट डेट पे, वो कंसिडर की जाएगी ग्रांट डेट। ठीक है, जो स्टार्टिंग की अनाउंसमेंट डेट थी ना, उस पर जो भी आपकी फेयर वैल्यू चल रही है वही कंसिडर की जाएगी। और कैश सेटल्ड एसबीपी के ऑप्शन में उसे बोलते हैं सार, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। फेयर वैल्यू ऑफ सार जो होगी ईच बैलेंस शीट डेट पर कंसिडर की जाएगी, ईच बैलेंस शीट डेट पर, ठीक है, तो हर बैलेंस शीट डेट पर कंसिडर की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ग्रांट डेट क्या है हमारी, अनाउंसमेंट डेट 1/4/2022 को। वेस्टिंग पीरियड क्या हो गया, 22, 23, 23, 24, 24, 25। सर्विस कंडीशन अब 3 साल हो गई। वेस्टिंग डेट क्या आ गई हमारी, 31 मार्च 2025। एक्साइज पीरियड क्या आ गया, ये आ गया आपका, ये पूरा एक्साइज पीरियड है कि 1 साल के अंदर आप एक्साइज कर सकते हो। मैंने एम्प्लॉय से बोला 1 साल के अंदर आप एक्साइज कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी सेटल्ड एसबीपी। ठीक है, अब इक्विटी सेटल्ड एसबीपी आ जाता है। स्वैप एक्सपेंस टू बी बुक्ड ओवर द वेस्टिंग पीरियड ऑन एसलम बेसिस। एसलम बेसिस पे बुक किया जाएगा। एक्साइज पीरियड जो है वो रेलेवेंट नहीं है कि आप एक्साइज कब कर रहे हो, वेस्टिंग पीरियड रेलेवेंट है। क्यों, क्योंकि उनको सर्विस कब परफॉर्म करनी है, उसी वेस्टिंग पीरियड में परफॉर्म करनी है। सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस साल के एंड में 1000 एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑप्शन कितने दे रही हूँ, 50 दे रही हूँ। और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है ग्रांट डेट पे मेरी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है मेरी, मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक है, मान लीजिए मेरी फेयर वैल्यू जैसे मार्केट में 200 रुपये प्राइस चल रहा है और एक्साइज प्राइस 100 रुपये है, तो मेरी तरफ से कितना खर्चा बुक करना पड़ेगा, 100 रुपये पर शेयर। ठीक है, तो ये हो गया। टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3 है, और वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कितना है, 1 है। तो ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा आपका शॉप का एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकगनाइज, अगर प्रीवियसली में जो भी मैंने कुछ रिकगनाइज किया तो वो माइनस हो जाएगा, तो मेरा नेट आ जाएगा। ठीक है, इफ द अमाउंट कैलकुलेटेड अबव कम्स टू नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है देन मीन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी रिवर्स इन दैट ईयर। तो वो अमाउंट, ठीक है, रिवर्स होना है। मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ही चले गए आधे से ज़्यादा, तो 500 बचे। तो भाई फिर तो प्रीवियस ईयर में तो नेगेटिव आएगा ही ना, मतलब प्रीवियस ईयर में तो ज़्यादा ही एक्सपेंस आएगा, तो वो माइनस करना पड़ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उतना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन इन ईच ईयर एंड, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे एक्चुअली, एम्प्लॉयज़ एक्चुअली लेफ्ट टिल डेट, तब तक छोड़ चुके हैं, और एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू लीव। ठीक है, और कितना एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमें एक्सपेक्ट लग रहा है कि वो छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ अभी तक छोड़ चुके हैं 50 उसमें से, और लग रहा है कि भैया 25 और छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 925। ओके, टोटल वेस्टिंग पीरियड कंसिडर्स फॉलोज। इफ देयर इज अ सर्विस कंडीशन, टोटल वेस्टिंग पीरियड वो जो होगी वो सर्विस कंडीशन होगी। और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो परफॉर्मेंस कंडीशन तो क्या होगा, नॉन मार्केट लिंक्ड होगा, मार्केट लिंक्ड होगा। ओके, नॉन मार्केट लिंक्ड। ओके, तो नॉन मार्केट लिंक्ड में क्या होगा गाइस, इसमें नॉन मार्केट लिंक्ड होगा परफॉर्मेंस कंडीशन। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड मतलब वो ये भी हो सकता है परफॉर्मेंस कंडीशन। तो एक होगा मार्केट लिंक, मतलब नॉन मार्केट लिंक से क्लियर पता चल रहा है ये आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये आपका सेल से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है। तो टोटल वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, इसमें एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ अचीविंग द टारगेट, अगर वो अचीव कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ तो उनको, तो हमारी कंडीशन, तो उनको शेयर्स मिल जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है,
टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी रिवाइज एट ईच ईयर एंड और चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट अचीवमेंट। तो टोटल वेस्टिंग पीरियड हम लोगों को देखनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई आपकी जो एक्सपेक्टेशन है टारगेट अचीवमेंट की, जैसे सेल्स का टारगेट है कि 10 करोड़ अचीव करने का, ठीक है, तो हमें हर साल देखना पड़ता है कि भैया वो टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब हम वेस्टिंग पीरियड में उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, एसबीपी एक्सपेंसेस को। इफ एज पर द एंटिटी एक्सपेक्टेशन टारगेट हमें अचीव नहीं होगा तो सारे जो भी एक्सपेंस है वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, हमें लग रहा है भाई 10 करोड़ का टारगेट दिया था लेकिन ये तो 1 करोड़ ही अचीव हुआ है बस, तो नहीं लगता कि 10 करोड़ अचीव हो पाएगा, तो वो ESOP जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब शेयर्स नहीं इशू किए जाएंगे। दूसरा है मार्केट लिंक अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मार्केट प्राइस और ग्रोथ इन प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये मार्केट लिंक से होता है। टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड, अचीवमेंट पीरियड ग्रांटेड। ग्रांट डेट को हम देखते हैं कि भाई हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है मीट करने की, तो ठीक है। फिर चेंज इन एक्सपेक्टेशन टारगेट है ईच ईयर, फिर ईच ईयर पे देखते मतलब ईच ईयर पे इस पर इग्नोर कर दी जाती है अल्टीमेटली। और इसमें ना आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का इनडायरेक्टली रिलेशन होता है, वो डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, क्योंकि वो जो प्राइस ऑफ शेयर्स है वो किस पे डिपेंड है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड है। प्राइस ऑफ शेयर्स किस पे डिपेंड है, डिमांड और सप्लाई पे, मार्केट पे डिपेंड है, वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उससे रिलेटेड करते हैं तो जो भी ग्रांट डेट पे हमारी वेस्टिंग है वही चलती जा रहेगी। टारगेट मार्केट प्राइस अचीव बिफोर इनिशियली, अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो जितने भी एक्सपेंस है वो हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देंगे इन द ईयर ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट। मतलब मान लीजिए मेरी अभी 24-25 चल रहा है, 24-25 में मेरा टारगेट अचीव हो गया, मेरा शेयर 100 से 200 हो गया, तो 100 से 200 हो गया, अब टारगेट अचीव हो गया, तो जितने भी जो खर्चा है, जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस का खर्चा था, ठीक है, जो मुझे आगे साल में रिकॉर्ड करना था अगले साल में, और वो मैं इसी साल में रिकॉर्ड कर लूँगी। ठीक है, तो हम जनरल एंट्रीज पे आ जाते हैं। ESOP ग्रांट डेट पर क्या होगा, एंट्री नो एंट्री होगी। ESOP ग्रांट डेट पे अनाउंसमेंट है बस। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड में क्या होगा, ईच ईयर एंड पे फॉर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज, तो SPP रिजर्व बनेगा, एक्सपेंसेस डेबिट अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व। ठीक है, क्योंकि हम P&L से तो उसको एक्सपेंस ऑफ करेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, और अगर एक्सपेंस रिवर्स करना हो तो SBP रिजर्व डेबिट हो जाएगा और एम्प्लॉयज बेनिफिट क्रेडिट हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्साइज पीरियड एक्साइज ऑफ ESOP बाय एम्प्लॉयज क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हम इशू कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बैलेंस आएगा दोनों का वो आपका रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। ठीक है, on the exercise of the ESOP by employees, SBP reserve balance for employees not exercising the option till the end of exercise period. Number of employees not exercising the option, number of option per employee, fair value of option granted. तो एक मिनट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड एक्सरसाइज ऑफ ESOP बाय एम्प्लॉयज़, ओके, तो बैंक अकाउंट में जितना एक्सरसाइज प्राइस है वो आ जाएगा, कैरिंग वैल्यू जितनी आ रही है वो आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू वाला आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, वो आ जाएगा, और रिटेन अर्निंग जो भी बैलेंस बचाएगा वो रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन रीप्राइसिंग ऑफ इक्विटी सेटल्ड SBP टू एम्प्लॉयज़, entity modifies or by changing the excise price. ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड रिप्राइसिंग ऑफ इक्विटी सेटल SPP टू एम्प्लॉयज, एंटिटी मॉडिफाई कर रही है SOP को बाय चेंजिंग द एक्सरसाइज प्राइस। SOP क्या मॉडिफाई हो रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस को चेंज करके वो मॉडिफाई कर रही है SOP को। तो अगर वो डिक्रीज करते हैं एक्सरसाइज प्राइस को, तो एक्सरसाइज प्राइस मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को पैसे कम देने पड़ेंगे। मान लीजिए पहले 100 रुपये देने पड़ रहे थे, अब रिवाइज प्राइस हमने कर दिया कि 80 रुपये देंगे एम्प्लॉयज़, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा 20 रुपये का एक्स्ट्रा, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा 20 रुपये का हो जाएगा। सो इट्स इंक्रीज इन द बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सो अकाउंटिंग ओरिजिनल प्लान की तो कंटिन्यू होगी जैसे कि एज इट इज चलेगी, लेकिन जो मॉडिफिकेशन हुआ है तो सेपरेट प्लान ट्रीट किया जाएगा। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल बी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड ऑन स्लम बेसिस। ठीक है, जो भी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू का ऑप्शन है वो आपका एक्सपेंस ट्रेड कर दिया जाएगा रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे स्लम बेसिस पे। तो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड रीप्राइस ऑप्शन मॉडिफिकेशन डेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन ऑन मॉडिफिकेशन डेट। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड रीप्राइस ऑप्शन हो जाएगा मॉडिफिकेशन डेट पे माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल प्लान मॉडिफिकेशन डेट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। मान लीजिए फेयर वैल्यू ऑप्शन रीप्राइस की जा रही है आपकी 100 रुपये, मान लीजिए 20 रुपये से बढ़ा है ना, तो ये 120 रुपये हो जाएगी, और ओरिजिनल प्लान की कितनी थी आपकी, 100 रुपये थी।
तो जो 20 रुपये है वो इंक्रीमेंटल आपका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गया, है ना। तो इसकी अलग से आप एंट्री कर लोगे, इसको एक्सपेंस आप रिकग्नाइज अलग से कर लोगे। एग्जाम्पल भी दिया, वेस्टिंग पीरियड 1/4/2022 से लेकर 31/3/2026 तक है। ठीक है, 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है। मॉडिफिकेशन जो की जा रही है वो 30/9/2023 में की जा रही है। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू मॉडिफिकेशन विल बी रिकग्नाइज एन एक्सपेंस। जो भी आपकी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑप्शन है मॉडिफिकेशन वजह वो एक्सपेंस बना दी जाएगी इन द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, मतलब 30/9 से लेकर 31/3/2026, दैट इज 2.5 ईयर्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। इफ एंटिटी इंक्रीज द एक्साइज प्राइस, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एंटिटी इंक्रीज कर देगी एक्साइज प्राइस हिसाब को, तो मतलब एम्प्लॉयज़ तो दंगल कर देंगे। एम्प्लॉयज़ कहेंगे भैया 100 रुपये से आप 120 रुपये मांग रहे हो हमसे, वो मना ही कर देंगे कि भैया ऐसा ऑप्शन हमें नहीं लेना, हमें नहीं पैसे देने, क्यों देंगे वो पैसे, है ना। तो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑप्शन, इग्नोर द मॉडिफिकेशन है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोल रखा है कि इग्नोर दिस मॉडिफिकेशन। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी सेटल्ड एसपीपी टू एम्प्लॉयज। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी सेटल एसपीपी, जो इक्विटी साइकिल है एसपीपी है, हमने उसका कैंसिल ही कर दिया हम। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को हम दे रहे थे, लेकिन कंपनी की पोजीशन ही अच्छी नहीं है, कंपनी लॉस में जा रही है। जब कंपनी को ये सॉप मतलब अनाउंस हुआ था तब तो कंपनी ठीक थी, लेकिन अब कंपनी लॉस में जा रही है, 1 साल बाद 2 साल बाद कंपनी की स्थिति बहुत बेकार हो गई, कंपनी लॉस में जा रही है, तो उस केस में कंपनी कैंसिल कर देगी। तो इफ एंटिटी कैंसिल ESOP, then following step you need to be followed. Recognize the entire remaining ESOP expense in the year of cancellation on the basis of number of employees on date of cancellation. आप जितने भी रिमेनिंग ESOP एक्सपेंस हैं उसी डेट में, मतलब अब उसी साल में, जिस साल में आप ESOP को कैंसिल कर रहे हो उसी साल में आप उसको एक्सपेंस बुक कर दोगे। ठीक है, आप रिकग्नाइज करोगे। On the basis of number of employees on the date of cancellation, calculate total expense amount paid to employees due to cancellation of ESOP. क्या करोगे आप, टोटल कंपनसेशन अमाउंट जो भी आपको एम्प्लॉयज़ को देना है ESOP की कैंसिलेशन की वजह से, तो आप कैलकुलेट द टोटल कंपनसेशन अमाउंट पेड टू ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ ESOP, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, नंबर ऑफ ऑप्शन। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे 1000, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे 1000, और ऑप्शंस कितने थे 50 रुपये, 50 शेयर्स पर बंदे, 50 शेयर्स पर बंदे, और कॉम्पनसेशन अमाउंट कितना देना पड़ेगा 11 रुपये। तो कितना आ जाएगा आपको, मान लिया 10 रुपये की कॉम्पनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई कैंसिलेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ का घाटा तो हुआ है ना, सर्विस तो उन्होंने दी थी ना, तो वहाँ तक तो कम से कम कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, है ना। तो इसलिए कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 लाख। कॉम्पनसेशन जो भी पेड होना है उसको आप क्या करोगे, बाइफरकेट करोगे, कुछ एसपीपी रिजर्व में से लोगे, जितने आपका एसपीपी रिजर्व में पैसा बना हुआ है उसमें से ले लोगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और डेट ऑफ कैंसिलेशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉयज, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन और डेट ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, इतना एसपीपी रिजर्व में से आप डेबिट कर दोगे, बाकी जो बचा है डिफरेंस, टोटल कॉम्पनसेशन पर माइनस कॉम्पनसेशन पेड फ्रॉम एसपीपी रिजर्व, उतना P&L में रिकॉग्नाइज कर दोगे। मान लीजिए कि आपका जो एसपीपी रिजर्व में पैसा था वो कितना था, 8 रुपये से था, लेकिन आपका जो पैसा है मतलब एसपीपी रिजर्व में 11 रुपये से। ठीक है, आपका जो आप कंपनसेशन दे रहे हो 11 रुपये से दे रहे हो, लेकिन आपका जो एसपीपी रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है वो 8 रुपये से पड़ा हुआ है, तो जो डिफरेंस है 3 रुपये का वो P&L में आप रिकग्नाइज कर दोगे। ठीक है, 5 जनरल एंट्री, आप जनरल एंट्री पास करोगे, एसपीपी से डेबिट कर दोगे, कैरिंग अमाउंट से P&L डेबिट कर दोगे, टू बैंक कर दोगे, टू रिटेन अर्निंग कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी बैलेंस आएगा, मान लीजिए यहाँ से आपने, आपको रिकॉर्ड था 900 रुपये, ठीक है, और आपका जो टू बैंक था आपको कम्पनसेशन पेड करना पड़ा, जैसे कि हमने ऊपर निकाला था। मान लीजिए आपका जो एसपीपी रिजर्व था वो था 8 रुपये से, लेकिन उसमें जो कैरिंग अमाउंट था वो कितना था, ठीक है, 800 रुपये से। तो आपका जो था वो क्या था, अब यहाँ पे कितना आ गया एसपीपी रिजर्व, आपका एसपीपी रिजर्व आ गया 800 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे P&L मान लीजिए यहाँ पे आपने 800 रुपये से बुक था आपका। ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ कैरिंग अमाउंट, क्योंकि हम लोग हर ईयर
हर ईयर क्या कर रहे थे, इसको फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज कर रहे थे, हर ईयर इसको रिवाइज कर रहे थे बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की वजह से। तो मान लीजिए इस पे आपका जो रिजर्व पड़ा हुआ था वो 900 रुपये पड़ा हुआ था, ठीक है, और हमने पी&एल में कितना रिकॉग्नाइज कर दिया उसको भाई, क्योंकि 1100 रुपये था तो 200 रुपये पी&एल में रिकॉग्नाइज हो गया। बैंक अकाउंट से कितना पैसा कंपनसेशन पे करना पड़ा हम लोगों को पे करना पड़ा 1100 रुपये, है ना। तो भाई तो यहाँ पर क्या हुआ, बैलेंस कुछ नहीं बचा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस बच जाता है, तो वो अगर बैलेंस बच गया, मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर ना 900 के बदले अगर मान लीजिए मेरा 1000 रिजर्व होता, है ना, और यहाँ पे मेरा 200 पड़ा होता, 1000 रिजर्व होता, मेरा 200 रुपये पड़ा होता, तो 1100 रुपये मैंने पे किया और बाकी जो 100 रुपये जाते हैं वो रिटेन अर्निंग में चले जाते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि एसबीपी रिजर्व से पैसा चला जाता है इधर, ठीक है, यहाँ से आपकी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बताना था आपको मुझे। अब आता है हमारा कैश सेटल्ड एसपीपी टू एम्प्लॉयज़, सार, ठीक है, उसको हम सार बोलते हैं। अगर हम एसपीपी मतलब हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स की वैल्यू के बराबर कैश में पैसे दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स की वैल्यू के बराबर कैश में पैसा दे रहे हैं, हम इक्विटी शेयर इशू कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको कहते हैं सार, ठीक है। तो सेम एज अकाउंटिंग में सॉप की तरह ही बुक होता है, लेकिन फेयर वैल्यू जो है, क्योंकि हमें कैश में दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन टू पे कैश हो गया, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है ये, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ आर एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। ओके, तो वेस्टिंग पीरियड हम लोग हर बैलेंस शीट डेट पर देखेंगे कि भैया कि फेयर वैल्यू सार क्या है, तो उसी हिसाब से रिवाइज करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ईच ईयर एंड नंबर ऑफ सार पर एम्प्लॉइज, फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ईच बैलेंस शीट है। इसमें देखने का फायदा ये होता है कैश बैलेंस एसबीपी में कि हम लोग को ना इक्विटी शेयर का खर्चा बच जाता है, जो भी कंप्लाइंस कॉस्ट है इक्विटी शेयर को देने की, वो खर्चा सब बच जाता है। इसलिए कई सारी कंपनियां सार भी प्रेफर कर लेती है कि भाई सार में मतलब है कि जो भी तुम्हारा बैलेंस रहेगा, मान लीजिए तुम इसे देखिए, जब मैं ग्रांट कर रही थी तुम लोगों को, तो राइट ग्रांट कर रही थी तो 100 रुपये थी। अगर ये 100 रुपये से जितनी भी शेयर बढ़ेगी तो उतना जो वेरिएशन आएगा मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। तो ये होता है उस टाइम पे, मतलब जब ये सारा अनाउंस होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर पीरियड, नंबर ऑफ सार पर एम्प्लॉइज, फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ईच बैलेंस शीट डेट। ओके, सो नंबर ऑफ सार पर एम्प्लॉय कितना दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, मान लो 50 दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ये है, और फेयर वैल्यू ऑफ सार कितनी है भाई, ईच बैलेंस शीट डेट पर ये देखेंगे हर बैलेंस शीट पे। मान लो इस टाइम पे 31 मार्च 2025 पे आपकी बैलेंस फेयर वैल्यू जो है वो आपके 50 रुपये है, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, जो भी आपकी एक्साइज प्राइस होता है और जो आपका वो होता है फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस होता है, उन दोनों का डिफरेंस ही लगभग फार के बराबर ही होता है, फेयर वैल्यू ही होती है, उतना ही तो आप दे रहे हो अल्टीमेटली डिफरेंस। टोटल वेस्टिंग पीरियड और मल्टीप्लाई वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल दैट एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अप टू प्रीवियस ईयर, बिल्कुल इस वॉक की तरह है ये। बट इसमें उसमें क्या होता है, ग्रांट डेट पे जो वैल्यू चल रही है फेयर वैल्यू वही लेते हैं हर साल, और इसमें क्या होता है, इसमें हर बैलेंस शीट पे जो आपकी फेयर वैल्यू चल रही है वो लेते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है। फर्दर इन केस ऑफ सार द एसबीपी लायबिलिटीज मेजर्ड एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड एक्साइज पीरियड यूजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू एक्साइज सार, ठीक है। इसमें लायबिलिटी है, मैंने कहा था ना इसमें रिजर्व नहीं बनता, लायबिलिटी बनती है। तो जनरल एंट्री क्या होगी इसमें, ऑन सार ग्रांट डेट नो एंट्री, सार की ग्रांट डेट पर कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज नॉट अ कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ ना, सिर्फ अनाउंसमेंट ही तो हो रही है। ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड एट ईच ईयर एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड कितने होंगे, एम्प्लॉयज एक्सपेंस बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी हो जाएगा, और रिवर्स करना हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा, एसबीपी लायबिलिटी डेबिट टू एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ड्यूरिंग एक्साइज पीरियड फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ सार एट ईच बैलेंस शीट इन एक्साइज पीरियड एक्सपेंस टू बी बुक्ड कितना हो जाएगा आपका, एम्प्लॉयज बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी, और एक्साइज ऑफ सार बाय एम्प्लॉयज एसबीपी लायबिलिटी डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस टू बी रिवर्स कितना हो जाएगा, एसबीपी डेबिट टू एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। जब भी कभी जो भी सार का रिमेजमेंट हर बैलेंस शीट डेट पर होता है एक्साइज पीरियड के दौरान, ठीक है। इफ इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ सार इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सार विल बी एक्साइज बाय एम्प्लॉयज इंटरेस्टिंग वैल्यू। अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू दी हुई है अल्टीमेटली पेमेंट ऑफ सार विल बी डन इंटरेस्टिंग वैल्यू, तो इंटरेस्टिंग वैल्यू पे होगा अल्टीमेटली, इंटरेस्टिंग वैल्यू फेयर वैल्यू ही लगभग बराबर ही होती है, ठीक है। तो ये होता है इंटरेस्टिंग वैल्यू मीन्स एक्चुअल एप्रिसिएशन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर सिंस ग्रांट डेट से कितनी इंक्रीज हुई है,
मार्केट प्राइस में, तो वो इंटरेस्टिंग वैल्यू कहलाती है। इफ इट इज गिवन द क्वेश्चन आर वेस्ट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेंस इमीडिएटली, तो आप सारे के सारे एक्सपेंस, सारे के जो फ्यूचर के खर्चे वो भी आप, ठीक है, ईयर ऑफ वेस्ट में रिकॉर्ड कर लोगे ऑन ग्रांट डेट। जिस ग्रांट डेट में बिकम वेस्टिंग डेट, तो ग्रांट डेट होगी वो वेस्टिंग डेट बन जाएगी। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने बहुत सालों से काम कर रहा है, तो मैंने खुश होकर, बिकॉज बहुत सालों से लॉयल है, बहुत सालों से काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से मैंने कह दिया कि भाई मैं आपको सार दूंगा, ठीक है, इमीडिएटली, कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है इसमें, इमीडिएटली मैं सार दूंगा खुश हो गया। तो वो जो ग्रांट होगी, वो ग्रांट डेट होगी, वही वेस्टिंग डेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका सारा के सारा खर्चा उसी टाइम बुक हो जाएगा ग्रांट डेट पे ही, एक्साइज डेट पे ही मतलब, ठीक है। ग्रांट डेट ही एक्साइज डेट हो जाएगी आपकी, वही वेस्टिंग डेट हो जाएगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैश सेटल, अगर मॉडिफिकेशन होता है कैश सेटल्ड एसबीपी में, तो क्या होगा? इफ एंटिटी मॉडिफाई द सार बाय चेंजिंग द वेस्टिंग पीरियड, ओके, एंटिटी मॉडिफाई कर रही है सार वेस्टिंग पीरियड को चेंज करके, एंटिटी रिड्यूस द वेस्टिंग पीरियड ऑफ सार, सार के पीरियड को घटा दिया, तो इट्स इंक्रीज इन द बेनिफिट एम्प्लॉइज, ओके। सो एंटिटी हैल कंसीडर सच रिड्यूस वेस्टिंग पीरियड एज टोटल वेस्टिंग पीरियड फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट पीरियड, सारा एक्सपेंसेस जो होगा वो उसी में रिकॉर्ड कर देगी। मान लीजिए 3 साल था, 3 साल एम्प्लॉय को सर्विस देने में, कहा 2 साल अब दे दोगे तो मिल जाएगा, 2 साल दे दोगे तो मिल जाएगा, तो 2 साल में ही हमारा रिकॉग्नाइज हो जाएगा अल्टीमेटली। इफ एंटिटी इंक्रीज द वेस्टिंग पीरियड ऑफ सार, तो वो डिक्रीज है बेनिफिट में, तो आप ऐसे मॉडिफिकेशन को इग्नोर करोगे। कोई भी चीज़ जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट नहीं दे रही है, अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है एक्सरसाइज प्राइस में, या सॉरी डिक्रीज हो रहा है आपके वेस्टिंग पीरियड में, तो वो आप इग्नोर ही करते हो, ठीक है। कैश सेटल्ड एसबीपी विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव इज एसबीपी ट्रांजेक्शन विच एंटिटी प्रोवाइड अ चॉइस टू एम्प्लॉयज़। ये एसबीपी ट्रांजेक्शन होता है इसमें कि आप एंटिटी जो कर रही है वो एम्प्लॉयज़ को चॉइस दे रही है कि वो एंटिटी के इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं या कैश भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी कुछ भी ले सकते हैं। इट इज कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, हैंस एंटिटी विल शेल अकाउंट इट एज अ कंप्लीट कैश सेटल एसबीपी विद एन एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा इक्विटी शेयर्स का। स्टेप टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये हमारे स्टेप्स दिए हुए हैं गाइस। ये सारा जो है हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैश सेटल एसबीपी विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।